अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स को जब मैं बात करता हूं तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। जैसे मनी एंड बैंकिंग भी इसकी एक ब्रांच है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी इसकी एक ब्रांच है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी इसकी एक ब्रांच है। लेकिन हमारे कोर्स के हवाले से जो टाइप्स हैं वो दो हैं जो बाकायदा तौर पे हमें डिफाइन करनी है और समझनी है। इसमें एक तो टॉपिक है कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस आर आर्ट्स। मैं रिपीट करता हूँ, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस आर आर्ट्स। और दूसरा एक डिफरेंस है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। साइंस और आर्ट्स की बहस में फर्दर आगे हम जाते हैं तो दो ब्रांचेस बन जाती हैं, एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और आर्ट्स। सबसे पहली तो बात यह है कि साइंस क्या है। साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसका मकसद डिस्टिंग्विश करना है या बताना है कि रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, कि किसी एग्जिस्टिंग इवेंट की वजह क्या बनी। तो साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है जो ये देखती है कि किसी चीज के होने के पीछे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है। हम इसे कहते हैं साइंस। जबकि आर्ट का मकसद यह है कि एक हुनर को सीखा जाए और उस हुनर की मदद से कुछ मामलात को सॉल्व किया जाए, कुछ प्रॉब्लम्स को हल किया जाए, या कुछ मसाइल को हल किया जाए, या कुछ मामलात की तस्कीन की जा सके, तो हम इसे आर्ट कहेंगे। तो देखते हैं हमने क्या लिखा है। यहाँ पे हमने लिखा है कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट विच डेवलप द कोरिलेशन या रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि कायम करता है एक रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट में। दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, इट्स रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो हम कहते हैं ये साइंस है। लेकिन एक बात जहन में रहनी चाहिए कि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है जो किसी इवेंट के होने की वजूहात को साइंसी बुनियादों पर वजाहत करती है। इसी चीज को हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें पॉपुलर साइंसेस जो हैं वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लेकिन जहां तक इकोनॉमिक्स का ताल्लुक है इसके ला इतने सख्त नहीं है या इतने जामिया या इतने जर्नल नहीं है जितने कि फिजिक्स या केमिस्ट्री के ला हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स इकोनॉमिक्स को एक साइंस मानते हैं जो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखती है। लेकिन इसके सारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिलेट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के साथ। अब देखा जाए तो हम इसको दो हिस्सों में फर्दर ब्रेक करते हैं। आर्ट हमने समझ लिया कि एक हुनर है जिससे हम कोई ख्वाहिश की तस्कीन करते हैं या किसी मसले को हल करते हैं। साइंस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखती है, लेकिन साइंस के दो हिस्से होते हैं। इस हवाले से देखा जाए तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड अदर इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सवाल ये है, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है इज अ स्टडी ऑफ फैक्ट्स, के फैक्ट्स क्या है। ये स्टडी है उस स्टैटिस्टिकल डाटे का या उस मौत का जिसकी मदद से हम हकीकतों को समझ सकें, हम कॉन्सेप्ट ड्राइव कर सकें, हम थ्योरीज को देख सकें कि वो ट्रू हैं और कितनी अनट्रू हैं।
तो लिहाजा ये नॉलेज है, जिस तरह के एक डॉक्टर जो है वो मेडिसिन का नॉलेज हासिल करता है। कौन सा नॉलेज हासिल करता है? मेडिसिन का। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ये है कि हमने वो जो कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़े हैं, थ्योरीज को समझा है, नॉलेज को समझा है, उसको दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल करें। यानी इकोनॉमिस्ट उस इल्म की बुनियाद पे अपनी ओपिनियन दे सकें, तो हम इसको कहेंगे ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। मैं अपनी मिसाल को अब मुकम्मल करता हूँ। जब हमने मेडिसिन का नॉलेज हासिल किया तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थी, लेकिन जब हमने किसी की डिजीज को देखते हुए या किसी की बीमारी को देखते हुए हमने उस मेडिसिन के को अप्लाई किया या उस मेडिसिन के मुतालिक राय दी कि ये मेडिसिन इस बीमारी का हल हो सकती है, तो ये बन गई हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इसी तरह ऊपर हमने फैक्ट्स पढ़े, ऊपर हमने थ्योरीज पढ़ी, ऊपर हमने नॉलेज लिया या कॉन्सेप्ट पढ़े, लेकिन जब अमली जिंदगी में एक इकोनॉमिस्ट ने प्रॉब्लम्स को देखा, मसाइल को देखा, तो उसके ऊपर उस इल्म की बुनियाद पर या उस थ्योरी की बुनियाद पर अपनी राय कायम कर दी। इस राय कायम कर देने को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इसको फर्दर डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है इसका नेचर डिस्क्रिप्टिव है, चूंकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं या रिसर्च है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पर्सपेक्टिव जो है वो है ओपिनियन देना इकोनॉमिस्ट की किसी इशू पर। दूसरी चीज, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है इसका नेचर ऑब्जेक्टिव है, मुख्तसर सी बात, सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट में, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का जो ताल्लुक है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब ये हुआ कि राय दे देना किसी चीज के ऊपर और खुलकर ओपिनियन बयान करना। और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं, वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो ओपिनियन वैल्यूड एज एक्सपर्ट्स ऑफ एन और एन इकोनॉमिस्ट, एक इकोनॉमिस्ट की राय है, ओपिनियन है, लिहाजा इस तरफ फैक्ट्स हैं, उस तरफ ओपिनियन है, इस तरफ डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है, दूसरी तरफ उसका एप्लीकेशन है। तो हम ये कह सकते हैं ये है इन दोनों का फर्क। अब चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या डिफरेंस है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए, बट डेफिनेशनल फर्क ये है कि माइक्रो का मकसद है स्मॉल, मतलब है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब है लार्ज। लिहाजा माइक्रो डिस्कस करता है मार्केट्स को या एक मार्केट को, और मैक्रो डिस्कस करता है इकोनॉमी एज अ होल। इसलिए माइक्रो में इंडिविजुअल बिहेवियर डिस्कस किया जाता है, कंज्यूमर का या हाउस होल्ड का या बिजनेस का या गवर्नमेंट का कह लीजिए, लेकिन सॉरी यूं कह लीजिए, मैं रिपीट करता हूं, इस बात को यहाँ से काट दीजिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करती है इंडिविजुअल बिहेवियर कंज्यूमर का या हाउस होल्ड का या फर्म का या एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री का, आप इसे आसानी से कह सकते हैं एक इंडिविजुअल मार्केट का। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट की पूरी पॉलिसी को डिस्कस करती है, और इसीलिए अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक आप देखेंगे तो प्राइस डिटर्मिनेशन, कॉस्ट, प्रोडक्शन, जो कि एक फर्म का मसला है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ होल जंगल। इफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ ट्री, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ जंगल, तो ये होल इकोनॉमी का नॉलेज है। इसलिए यहाँ पे नेशनल इश्यूज लाइक नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, बिजनेस साइकिल्स, इस तरह के बड़े बड़े मामला डिस्कस किए जाते हैं। अब अगर आप देखें तो दूसरी तरफ अगर हम ये कहें तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि स्कोप एंड इंपॉर्टेंस के एतबार से अगर बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है समझने में स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज और इन रिसोर्सेज को हमने एलोकेट कैसे करना है।
माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी फंक्शन कैसे करती है ये समझाती है। किसकी मदद से? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की मदद से। ये हमें ये बताती है कि प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, प्रोडक्ट्स के मुतालिक भी और फैक्टर्स के मुतालिक भी, कि कीमत का तयन कैसे होता है एक मार्केट में। तो देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का एलोकेशन भी सिखाती है। उसके अलावा इंटरप्राइज फ्री मार्केट इकोनॉमी जैसे कि आजकल आप देखते हैं कि है, जिसमें टैक्सेस वगैरह ना हो, सारे फैसले डिमांड एंड सप्लाई से हो, ये हमें बताती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारे साथ एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी यानी बड़े बड़े मामला डिस्कस करती है। उसके अलावा इंश्योर करती है कि रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना चाहिए टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द होल इकोनॉमी। और इसके अलावा ये डिस्कस करती है इकोनॉमिक ग्रोथ जिसका ताल्लुक लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के साथ है। और इसी तरह ये इशू करती है या ये डील करती है कि बिजनेस साइकिल्स को कंट्रोल करके इकोनॉमी में से इंस्टेबिलिटी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इन दोनों के स्कोप है। लाजिम नहीं सारी बातें ऐसे ही याद रखी जाए, कुछ बातें याद कर ली जाए तो काम चल जाएगा। अब जहां तक लिमिटेशंस का ताल्लुक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें होल इकोनॉमी की फंक्शनिंग नहीं सिखाती, सिर्फ मार्केट की फंक्शनिंग सिखाती है। होल इकोनॉमी की फंक्शनिंग हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स सिखाती है, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें जो है अज्यूम करती है कि हर बंदा जॉब पे है और इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। इसी तरह अगर बरक्स देखा जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट बिहेवियर बताती है लेकिन इंडिविजुअल फंक्शनैलिटी को नहीं बताती, क्योंकि ये इंडिविजुअल बिहेवियर जो है वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स बताती है। इसी तरह एग्रीगेट एज अ होल जब हम बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ये सपोज करती है कि नेशनल इनकम का मतलब है सब पूरी कौम के पास आमदनी आ गई, जबकि हकीकत में हम इग्नोर कर देते हैं कि इंटरनल कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी ये है कि जो नेशनल इनकम है चंद एक लोगों के पास जाती है, बाकी लोगों के पास या तो जाती नहीं, और अगर जाती है तो वो बहुत कम जाती है। लेकिन हम अपने तौर पे ये सोच लेते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है अगर नेशनल इनकम आ गई तो सबको आ गई, हालांकि प्रैक्टिकली वो सबको एज इट इज नहीं आती। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी और आपने इन दोनों का फर्क समझा होगा। जो इस टॉपिक के मुताबिक मैं आपसे ये कहूँगा कि आप फिलहाल सिर्फ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस समझ लीजिए। ये जो हमारी स्लाइड है जो मैंने अभी आपके सामने रखी है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बोथ एंड इसी तरह लिमिटेशंस, ये ज़्यादा अच्छी आपको तब समझ आएंगी जब हम इस कोर्स की कंप्लीशन के करीब होंगे। अभी सिर्फ आप इनको गो थ्रू कर लीजिए, जहन में नहीं अभी ये बैठेंगी। ये जब आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी आगे जाके हम पढ़ लेंगे और कोर्स कंप्लीशन के करीब होगा तो फिर आप दोबारा पढ़िएगा, आपको ये वैसे ही समझ आ जाएगी, क्योंकि ये जो यहाँ टॉपिक लिखे हुए हैं ये आगे जाके कंप्लीट चैप्टर्स बन जाएंगे। तो जब ये कंप्लीट चैप्टर्स पढ़ लिए जाएंगे तो फिर वैसे ही इनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको यहाँ तक समझ आई होगी। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। An economist, by his knowledge of theories and principles of economics, applied to a real-world situation with the desired aim of predicting potential outcome. It is an example of, ये किस चीज़ की example है? You can say वेलफेयर इकोनॉमिक्स तो नहीं हो सकती, हम यहाँ थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं अमली जिंदगी पे, तो ये एग्जाम्पल किस किस की हो सकती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। So this is what the lecture is. Thank you very much for joining. Allah Hafiz.